विद्यार्थियों, मैं बी.ए. शर्मा अग्रसेन महिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान खेड़ी अलवर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम द्विवर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष प्रश्न पत्र के अंतर्गत एक समावेशी विद्यालय विषयांतर्गत विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक प्रकरण का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, प्रकृति ने विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक मित्रों, प्रकृति ने अपने नियम के अनुसार किन्हीं भी दो प्राणियों को एक जैसा नहीं बनाया है। दो प्राणी देखने में चाहे एक जैसे लगते हों, लेकिन वास्तव में उनमें पूर्णतया एक रूपता नहीं पाई जाती है। उनमें शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से, सामाजिक रूप से, संवेगात्मक रूप से, किन्हीं भी रूप से कोई ना कोई अंतर हमें अवश्य दिखाई देता है। उसी प्रकार सभी बालक एक समान नहीं होते। देखने में शारीरिक रूप से वो हमें एक जैसे प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में वो एक जैसे हैं नहीं। उनके अंदर किसी न किसी रूप में अंतर अवश्य होता है। विशिष्ट बालकों की पहचान से पूर्व हमें सामान्य बालकों के बारे में थोड़ा सोचना और समझना चाहिए, ताकि विशिष्ट बालक और सामान्य बालक जो होते हैं उनका अंतर स्पष्ट हो जाए। सामान्य बालक की जो पहचान है उसके कुछ ऐसे गुण हैं जो उन्हें सामान्य श्रेणी में रखते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे तत्व हैं जो सामान्य बालकों को विशिष्ट बालकों से पृथक करते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से अंतर जो है सामान्य और विशिष्ट सामान्य और विशिष्ट बालक, इनके अंतर से विशिष्ट बालकों का आशय स्पष्ट हो जाता है, जिनमें अंतर के आधार सर्वप्रथम शारीरिक रूप से जैसा कि हम लोग समाज में देखते हैं, सामान्य बालकों की श्रेणी में आने वाले बालक शारीरिक रूप से सुडौल होते हैं, स्वस्थ होते हैं और उन्हें एक नज़र से ही पहचाना जा सकता है कि ये
बालक सामान्य है, जबकि विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक या तो जिनका शारीरिक जो संरचना है वो या तो बहुत अधिक मोटे या बहुत अधिक पतले, या ये कहें कि बेडौल होते हैं, बेडौल होते हैं। दूसरा अंतर है मानसिक। मानसिक सामान्य बालक जो होते हैं वो मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, किसी प्रकार की उनके अंदर कोई बीमारी नहीं पाई जाती, जबकि विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक हैं वो किन्हीं न किन्हीं मानसिक बीमारियों से ग्रस्त होते हैं, मानसिक बीमारियों से ग्रस्त होते हैं। आधार 3 दृष्टिकोण। दृष्टिकोण सामान्य बालक जो होते हैं उनका जीवन के प्रति, जीवन जीने के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, जबकि जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक हैं उनका जीवन के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण भी हो सकता है, नकारात्मक दृष्टिकोण भी हो सकता है, या फिर बहुत अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण हो सकता है। दोनों ही स्थितियां हैं, या तो नकारात्मक या बहुत अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण हो सकता है। चौथे अंतर का आधार है व्यवहार। व्यवहार सामान्य जो बालक होते हैं उनका जो व्यवहार है वो स्नेह, सहयोग, दया, सहनशीलता, भाईचारा आदि ये मानवीय गुण जो होते हैं इनसे सरोकार होते हैं, इनसे परिपूर्ण होते हैं, जबकि जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक हैं वो बहुत अधिक भावुक होते हैं, बहुत अधिक भावुक होते हैं, जरा जरा सी बात को इतना बढ़ा चढ़ा के उसको धारण कर लेते हैं कि अशांति पैदा हो जाती है। आधार जो अंतर का आधार है वो है अगला शैक्षिक उपलब्धि। शैक्षिक उपलब्धि शैक्षिक उपलब्धि सामान्य जो बालक हैं उनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य होती है, पढ़ने लिखने में ये सामान्य होते हैं, ना तो ये बहुत अधिक इनमें इंटेलिजेंसी होती है और ना ही ये बिल्कुल नीचे की स्थिति में होते हैं, जबकि विशिष्ट बालक या तो बहुत अधिक पढ़ने में तीव्र होते हैं या फिर बहुत कमजोर होते हैं। दोनों स्थितियां हैं, या तो पढ़ने लिखने में बहुत तीव्र होते हैं या फिर सामान्य से नीचे यानी कि या फिर बहुत कमजोर होते हैं। अगला जो अंतर का आधार है वो है बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि IQ सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि मनोवैज्ञानिकों ने निर्धारित की है 90 से 110 के मध्य। 90 से 110 के मध्य जिन बच्चों की IQ है, जिन बालकों की IQ 90 से और 110 के मध्य है वो सामान्य श्रेणी में आते हैं, सामान्य बालकों की श्रेणी में आते हैं, जबकि विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक जो हैं उनकी बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों से या तो कम यानी कि या तो 90 से कम या फिर 110 से बहुत अधिक या फिर 110 से बहुत अधिक
इस प्रकार की IQ बुद्धि लब्धि इनके अंदर पाई जाती है। अंतर का आधार अगला है समायोजन। समायोजन सामान्य बालक अपने घर परिवार में, अपने आस पड़ोस में, अपने समाज में, अपने सहपाठियों के साथ आसानी से समायोजन कर लेता है, आसानी से वो उनके अंदर व्यवस्थित हो जाता है। जबकि विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक इस प्रकार की व्यवस्थाओं में सहज महसूस नहीं करते हैं। ये बालक आसानी से अपने दोस्तों के साथ, अपनी मित्र मंडली के साथ, अपने समाज में, अपने घर परिवार में आसानी से समायोजन नहीं कर पाते हैं। ये अपने आप को अलग महसूस करते हैं। सामान्य और विशिष्ट बालकों में अंतर का अगला आधार है महत्वाकांक्षा। महत्वाकांक्षा महत्वाकांक्षा सामान्य श्रेणी के जो बालक हैं, सामान्य जो बालक होते हैं वो बहुत अधिक महत्वाकांक्षी नहीं होते हैं। जो उन्हें मिल जाता है, जो उपलब्धि उन्होंने हासिल की है, जो उन्होंने प्राप्त किया है, वो उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। जबकि विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक हैं वो कभी संतोष नहीं करते, ये अति महत्वाकांक्षी होते हैं। ये प्राप्त होने से भी और बढ़कर प्राप्त करना चाहते हैं, ये पूरी तरह संतुष्ट नहीं होते हैं। अंतर का अगला आधार है जीवन। जीवन सामान्य बालकों का जीवन सादा होता है। ये बिल्कुल साधारण जीवन, सादा जीवन, कोई तड़क फड़क, कोई दिखावा, कोई आधुनिकता का प्रभाव इन सामान्य जो बालक हैं उनके ऊपर नहीं होता है। जबकि विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बालक हैं वो अपने आप को अलग हटकर दिखना या दिखाना चाहते हैं। ये सामान्य जीवन जीने में विश्वास नहीं करते हैं। ये विशिष्ट बालक अपनी अलग पहचान बनाने में विश्वास रखते हैं। अंतर का अगला आधार है स्वभाव। स्वभाव स्वभाव सामान्य बालकों का स्वभाव व्यावहारिक होता है, संतोषी होता है, मिलनसार होता है, ये मानवीय गुणों से परिपूर्ण होते हैं। जबकि जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक हैं वो संतोषी स्वभाव के नहीं होते हैं, वो संतुष्ट नहीं होते हैं। जो मिलता है उसमें संतोष प्रवृत्ति उनकी नहीं होती है, वो और भी अधिक प्राप्त करना चाहते हैं। जो सामान्य और विशिष्ट बालकों के अंतर है उनका अगला आधार है सोचने की शक्ति। सोचने की शक्ति सामान्य बालकों की सोचने समझने की शक्ति उत्तम होती है। ये बालक कोई भी किसी भी प्रकार का भी निर्णय लेने से पूर्व सोचते हैं, विचार करते हैं, परामर्श करते हैं, आपस में सहयोग लेते हैं, तब जाकर किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। जबकि विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक जो होते हैं उनकी सोचने और समझने की शक्ति बहुत कम होती है। वो दूसरे के विचारों का सम्मान करना
पसंद नहीं करते हैं। ये तुरंत निर्णय लेते हैं, बिना किसी सोचा विचारे के। इस प्रकार से सामान्य और विशिष्ट बालकों के अंतर को समझते हुए विशिष्ट बालकों को पहचाना जा सकता है कि विशिष्ट बालक किस प्रकार के बालक होते हैं। विशिष्ट बालकों के बारे में विभिन्न समाजशास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों ने अपने विचार इस प्रकार से व्यक्त किए हैं। विशिष्ट बालकों के बारे में विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने जो विचार व्यक्त किए हैं वो इस प्रकार से हैं। सैमुअल ए किर्क, सैमुअल ए किर्क नाम के मनोवैज्ञानिक जो हुए हैं, उन्होंने विशिष्ट बालकों के बारे में बताया है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक वो बालक हैं जो सामान्य बालकों से शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक और संवेगात्मक विशेषताओं में भिन्न पाए जाते हैं। इनके गुणों की अधिकतम सीमा विकसित करने के लिए विशेष प्रकार की कक्षाओं का प्रबंध करना होता है। सैमुअल ए किर्क का तात्पर्य है कि सामान्य बालकों से विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, संवेगात्मक रूप से, बौद्धिक रूप से किन्हीं भी एक या एक से अधिक जो ये रूप हैं, इनमें सामान्य बालकों से ये विशिष्ट बालक अलग पाए जाते हैं। कोई एक अलग विशेषता इनके अंदर होती है सामान्य बालकों से। इसी श्रेणी के बालकों को विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों की श्रेणी में रखा जाता है। दूसरे हैं टेलफोर्ड और सीरे। टेलफोर्ड व सीरे, टेलफोर्ड और सीरे, इनके अनुसार विशिष्ट आवश्यकता वाला बालक शब्दावली का प्रयोग ऐसे बालकों के लिए करते हैं जो सामान्य बालकों से शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक रूप से इतने अधिक भिन्न होते हैं कि उनमें अपनी क्षमताओं का अधिकतम विकास करने हेतु विशेष सामाजिक और शैक्षिक सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। तात्पर्य आप देखेंगे, इन्होंने भी, टेलफोर्ड और सीरे ने भी ये इंगित किया है कि ये विशिष्ट बालक जो हैं सामाजिक रूप से, बौद्धिक रूप से, शैक्षिक रूप से, संवेगात्मक रूप से, मानसिक रूप से किसी भी रूप में विशेष बालक हैं, इनको उसी प्रकार की सामाजिक और शैक्षिक व्यवस्था की जाए ताकि इनका अधिकतम विकास हो सके। तात्पर्य वही है कि किस आधार कोई भी हो, सामान्य बालकों से ये विशिष्ट बालक पृथक दिखाई दे तो वो विशिष्ट श्रेणी के बालकों के अंतर्गत ही आते हैं। अभिप्राय यह है कि ऐसे बालक सामान्य श्रेणी के बालकों से पृथक ही दिखाई देते हैं किसी भी रूप में।
शारीरिक रूप में चाहे वो एक जैसे दिखाई देते हो, लेकिन जब मनोवैज्ञानिक रूप से या शैक्षिक रूप से या सामाजिक रूप से उनको परखा जाता है तो उनमें कुछ विशिष्टताएं दिखाई देती हैं जो इनको सामान्य बालकों से पृथक करते हैं, पृथक श्रेणी में रखते हैं। विद्यार्थियों, इन विशिष्ट बालकों को भी मनोवैज्ञानिकों ने कई श्रेणी में बांटा है। कुछ मनोवैज्ञानिक इन्हें 4 श्रेणी में बांटते हैं। वर्गीकरण जब इनका किया जाता है तो कुछ शिक्षा शास्त्री और मनोवैज्ञानिक बुद्धिजीवी इनको 4 या 5 श्रेणियों में बांटते हैं, कुछ इनको 3 श्रेणियों में बांटते हैं। समावेश वर्ग में जब इनको रखा जाता है तो इनको हम यहाँ पर मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटते हैं। विशिष्ट बालकों को 3 श्रेणियों में बांटते हैं। विशिष्ट बालकों के प्रकार। विशिष्ट बालकों के प्रकार। जब इनका वर्गीकरण किया जाता है तो हम इन्हें 3 श्रेणियों में बांट रहे हैं। तीन श्रेणियों में बांट रहे हैं। कई विद्वान इनको 4 या 5 श्रेणियों में बांटते हैं। विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये सभी वर्गीकरण इन तीनों श्रेणी में ही समाहित मैंने किए हैं। तो सबसे पहले शारीरिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से शारीरिक दृष्टि से इनका जो वर्गीकरण किया गया है उसमें सबसे पहले पूर्णतः या आंशिक अंधे, पूर्णतः या आंशिक अंधे, पूर्णतः या आंशिक अंधे। देखिए, सामान्य बालक शारीरिक रूप से पूरी तरह हमें स्वस्थ और पूरी तरह विकसित अवस्था में दिखाई देते हैं, ठीक है। लेकिन विशिष्ट बालक की एक श्रेणी जो है, शारीरिक रूप से जो श्रेणी बनाई गई है उसमें क्या है, दृष्टि दोष में, दृष्टि दोष में आंशिक दृष्टि दोष वाले या पूर्णतः दृष्टि दोष वाले, या तो उनको कम दिखाई देता है या उनको बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है। ऐसे विद्यार्थी विशिष्ट, ऐसे बालक विशिष्ट श्रेणी के बालकों की श्रेणी में आते हैं और मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि इस प्रकार के बालकों की शैक्षिक व्यवस्था पृथक से की जानी चाहिए। इस प्रकार के बालकों को सामान्य बालकों के साथ में एक ही कक्षा में शिक्षण की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनकी आवश्यकताएं सामान्य बालकों से पृथक हैं, पृथक होती हैं। दूसरा, वाणी दोष। शारीरिक दृष्टि से जो दूसरा बिंदु है, दूसरा वर्गीकरण है वाणी दोष। वाणी दोष, विद्यार्थियों, हमने अपने आस पड़ोस में वाणी दोष वाले बालकों को भी देखा है। वाणी दोष में भी कई बालक तुतलाते हैं, कई बालक किसी विशिष्ट उच्चारण पर अटक जाते हैं,
कई बालक हकलाते हैं, कई बालकों के मुंह से केवल हवा आ जाती है और शब्द का उच्चारण नहीं निकलता है। इस प्रकार के बालक भी विशिष्ट बालकों की श्रेणी में ही आते हैं और मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि इन बालकों के शैक्षिक उद्धार हेतु इनकी कक्षा की व्यवस्था पृथक से करनी चाहिए ताकि ये बालक असहज महसूस नहीं करें। शारीरिक श्रेणी में तीसरा श्रवण बाधित। श्रवण बाधित विद्यार्थियों, हमारे आसपास में कुछ बालक ऐसे पाए जाते हैं जिनकी सुनने की क्षमता या तो कम है या ये कहें कि बिल्कुल भी नहीं है। इस प्रकार के बालक भी विशिष्ट श्रेणी में आते हैं और हमारी सरकारों ने विभिन्न प्रकार के प्रयास करते हेतु इस प्रकार के विशिष्ट बालकों के लिए शिक्षा में अलग से व्यवस्था की गई है। विशेष प्रकार के विद्यालयों की स्थापना भी की गई है। डम्ब एंड डीफ कैटेगरी के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए अलग से स्कूल, डम्ब एंड डीफ स्कूल खोले गए हैं जिनमें विशेष प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों की